नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीम सचान। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होगा मतदान। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 और मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग। 11 मार्च को आएंगे नतीजे। चुनाव से पहले बजट पर कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों का ऐतराज। राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से दखल की मांग। बीजेपी पर फायदा उठाने का आरोप। समाजवादी पार्टी में सुलह की संभावनाएं खत्म। रामगोपाल ने अखिलेश खेमे को बताया असली। नियम और परंपरा के आधार पर होगा चुनाव चिन्ह का फैसला। डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष बने स्टालिन। पार्टी प्रमुख की मिलीं सभी शक्तियां। आम परिषद की बैठक में हुआ फैसला। सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी का विरोध। पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी का प्रदर्शन। राज्य के वित्त मंत्री मित्रा ने किया बजट पूर्व बैठक का बहिष्कार। आइए देखते हैं पहली खबर। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 7, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होना है। बाकी राज्यों में 1 चरण में मतदान होगा। मतगणना सभी राज्यों में 11 मार्च को होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 15 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिनमें 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को मतदान होगा। चौथे चरण में 12 जिलों की 53 सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 11 जिलों की 52 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। छठे चरण की 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को मतदान होगा। सातवें चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। Commission is determined to ensure strict compliance along with uniform application to all political parties, ruling or opposition. And Commission will also invoke provisions of substantive laws while enforcing Model Code of Conduct. पंजाब की 117 सीटों पर 1 चरण में ही चुनाव होगा। यहां 4 फरवरी को मतदान होगा। गोवा की सभी 40 सीटों पर भी 4 फरवरी को ही वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा। तो वहीं पूर्वोत्तर के मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। 4 मार्च को पहले चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 8 मार्च को दूसरे और आखिरी दौर में 22 सीटों पर मतदान होगा। The limit of expenses for candidates is 28 lakhs for UP, Punjab and Uttarakhand and 20 lakhs for Manipur and Goa. चुनाव आयोग इस बार कुछ नई चीजें भी आजमाने जा रहा है। ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीर होगी। वोटर स्लिप के साथ हर परिवार को रंगीन वोटर गाइड भी दी जाएगी। सभी मतदान केंद्र के बाहर वोटर असिस्टेंट बूथ होगा। पिछली बार 3 बूथों के लिए 1 असिस्टेंट था। शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों के लिए खास बूथ बनाए जाएंगे। सेना, अर्धसैनिक बल के जवान और दूतावासों में काम करने वाले ऑनलाइन वोटिंग कर सकेंगे। उम्मीदवारों को हलफनामा देना होगा कि उनके पास भारत के अलावा किसी भी दूसरे देश की नागरिकता नहीं है। उन्हें यह भी हलफनामा देना होगा कि उनके ऊपर बिजली, पानी, टेलीफोन और सरकारी आवास का कोई बकाया नहीं है। Candidates will be required to open accounts in their banks and as per our directions, expenses above rupees 20,000 will be made out of this bank account and will be through check. पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च को खत्म हो रहा है। उत्तराखंड का 26 मार्च को तो उत्तर प्रदेश का 27 मई को। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी।
और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल रणनीति को आखिरी रूप देने में जुट गए। आइए सुनते हैं कि क्या रिएक्शंस हैं। मुझे पूरी आशा है कि ये इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगे सभी पांचों राज्यों में और कोई भी गड़बड़ न हो। और जाहिर है हम इच्छा करेंगे कि पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेंगे। तहसील से लेकर के जिले तक के अफसर, उसमें से बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। तत्काल उनको हटा करके और निष्पक्ष चुनाव के लिए 100% बूथों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करता हूं। प्रदेश में चुनाव होना चाहिए। केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही थी कि चुनाव टल के अप्रैल मई में हो जाए, हम लोगों ने उसका विरोध किया था, क्योंकि फरवरी का महीना सबसे अच्छा चुनाव का महीना होता है। हमें भी इस चुनाव के लिए बेताबी से इंतजार था। 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के शासन में परेशान थी, कराह रही थी, गुंडा राज था। तो इसका इंतजार कर रहे थे। ये हमारे लिए तो बहुत ही एक्साइटमेंट वाली और खुशी वाली खबर है, क्योंकि हम तो पहले से ही तैयार बैठे हैं और हम तो सोच रहे थे जल्दी से जल्दी हो जाएं, क्योंकि हमारी तो अब तैयारी है पूरी तरह से। दूसरी पार्टियां तो अभी अपने झगड़ों में उलझी हुई हैं। रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन को कि लॉ एंड ऑर्डर कारण और इन गुंडागर्दी 57 तो इनके पास गुंडाओं की टीमें हैं जिनके पास बंदूकें हैं, फिर वो शिफ्ट कर देंगे एक जोन से दूसरी जोन तक, एक के इलेक्शन कमीशन एक जोन में एक टाइम में कराएगा। ये अच्छी बात है। लोग बड़ी बेसब्री से चुनावों की घोषणा के इंतजार कर रहे थे। दोनों पंजाब और गोवा में, पंजाब के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की कि बहुत बेसब्री से लोग अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। और इन चुनावों की जो तारीखों का ऐलान हुआ है और चुनाव आयोग ने जिस बार कुछ नए कदम उठाए हैं उस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एच के दुआ साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो एक विवाद खड़ा हो जा रहा है चुनाव की तारीखों के साथ, बजट की डेट जो पास है या बजट के बाद चुनाव की बात, पहले भी इस तरह के वाक़े हुए हैं और क्या इस तरह का विवाद रहा है या फिर ये नई बात है? देखिए, ये तो इतना कुछ बात बनी नहीं। जो ऑब्जेक्शन है इसके बारे में, बजट हमेशा फरवरी में होता है, उसको पोस्टपोन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अप्रैल 30 से पहले तो सारा बजट का जो प्रोसेस है वो ख़त्म करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ द स्टेट, कोई भी किसी की भी सरकार हो, वो तो पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। पहले भी फरवरी मार्च में बहुत इलेक्शन हो चुके हैं। जब से रिपब्लिक बनी है, जब से चुनाव 1952 से आए हैं, ज़्यादातर जनरल इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है फरवरी मार्च में होता है। उसमें कभी कभी असेंबली इलेक्शन में जुड़ जाते हैं। तो बजट तो वही रहेगा। और आपके यहाँ बजट नहीं होगा तो स्टेट का बजट होता है बीच में, जी, वो पोस्टपोन करना पड़ता है, पोस्टपोन करना पड़ता है बजट वाला। इस बार एक जो चीज़ दिख रही है, लिमिट जो एक तय की है इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट्स की, कैसे आप उसे देखते हैं? और हालांकि जो अकाउंट खोलने के बाद ये कहा जा रहा है कि 20,000 से ऊपर की जो रकम होगी वो आपको चेक या फ्री ट्रांजेक्शन के जरिए खर्च करनी होगी, कितनी प्रभावी या फिर इसमें किस तरह की बदलाव की और जरूरत है? थोड़ा सा तो अमाउंट फिक्स किया है उन्होंने, उसके लिए बैंक अकाउंट भी खुल जाएंगे, रिटर्न भी उस हिसाब से भरेंगे जो एक्चुअली खर्चा हुआ है। जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं वो वहाँ से नहीं करेंगे वो। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि जो कैंडिडेट है वो पहले ही अपना बंदोबस्त कर चुके हैं और फिर अपने खर्चे में नहीं करेंगे, किसी और से करवा सकते हैं। तो जो एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम जो अपना करियर शुरू करते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन जो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ता है या एमएलए से करता है, वो झूठा बयान दे के लड़ता है। इलेक्शन रिटर्न जितनी भी होती हैं वो झूठी होती हैं। और जो इलेक्शन कमीशन मनी की लिमिट तय करती है वो इतने लोगों के पास अपना मैसेज पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो लिमिट थोड़ी बढ़ानी चाहिए। यानी कि आज के दौर में जो लिमिट है वो मैं कहूँ कि व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं दिखती है। ये है कि कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी है पार्लियामेंट से, तो उनके लिए 28 लाख एक बड़ी स्टेट में, यूपी में या पंजाब में, उत्तराखंड में 28, बाकी जगह 20 लाख की है। तो 20 लाख की कीमत क्या है आजकल? ये ठीक है, बैंक अकाउंट से वो वाइट मनी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले भी जो रिटर्न में होता था वो वाइट वाला दिखाया था, ब्लैक मनी उसमें नहीं होता था। लेकिन उसके बारे में जो नई एसोसिएशन बन जाती हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं,
फैंस एसोसिएशन बन जाती हैं। हालांकि पॉलिटिशियन के फैंस आजकल बहुत कम हो गए हैं तो वो जो स्पेंड करते हैं वो पैसा कहाँ जाएगा? और इलेक्शन कैंपेन तो पहले से ही शुरू हो गई है, वो पैसा भी तो लगा है। तो कैंपेनिंग का पीरियड शॉर्ट करके थोड़ा सा पैसा बचेगा, लेकिन पॉलिटिशियन काफ़ी इकट्ठा कर लेते हैं। इस बार कितना कर पाए हैं नोटबंदी के बाद, ये कहना मुश्किल है। ये टेस्ट है एक तरीके से नोटबंदी के बाद पहला चुनाव है। कितना है? और ये जो 20,000 की लिमिट जिसकी बात इलेक्शन कमीशन ने कही है, क्या इसको भी और इलेक्शन कमीशन कम कर सकता था? यानी कि ये भी कह सकते कि आप जो भी खर्च करें वो आप नगद ना हो, चेक और ई ट्रांजेक्शन के जरिए हो। क्या इस तरह के पावर्स इलेक्शन कमीशन के थ्रू हो सकते थे? इलेक्शन कमीशन की पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावर है। और किसी कोर्ट ने अभी तक, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई इलेक्शन कमीशन के जो फैसले थे उनको रद्द नहीं किया। एक इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ती रही है हर इलेक्शन के बाद, वो इलेक्शन कमीशन है। और उसकी कचहरी ने भी इज्जत की है। एग्जेक्टिव के तो कई जो उनके हक में हो तो फौर है, और जो अपोजिशन वाले वो कभी कभी क्वेश्चन करते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इलेक्शन कमीशन की पावर को अंडरमाइन नहीं किया। जी, एक सवाल साहब राजनीति से जुड़ा हुआ। हालांकि जिस तरीके का पिछले 2 महीने में नोटबंदी की चर्चाएं या फिर राज्यों में रहा है, ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इसको असल में किस तरीके से आप देखते हैं केंद्र सरकार के कामकाज की बात? क्योंकि कहा ही जाता है आमतौर पर कि राज्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र की जो नीतियां हैं या फिर उसका भी असर वहाँ पर दिखता ज़रूर है। देखिए, अब नॉर्मली स्टेट इलेक्शन में रीजन के इशू, जो स्टेट के इश्यूज होते हैं वो आते हैं उभर कर। गवर्नेंस कैसी रही, मंत्री कैसे हैं, कौन ईमानदार है, कौन करप्ट है, किसकी सपोर्ट मसलमैन से मिली है, माफिया किसके साथ है, ये रहे हैं हर स्टेट में। और वहाँ के लोग जानते हैं कोई क्रिमिनल एलिमेंट है उसको भी जानते हैं, लोकल पार्लियामेंट को पता होता है। और पार्लियामेंट के इशू, नेशनल इश्यूज को कम होते हैं। लेकिन कई इंस्टेंसेस में नेशनल इश्यूज बहुत प्रभावित हो जाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी का 349 सीट्स आई थी 71 इलेक्शन में, फिर बांग्लादेश की वार जीती दिसंबर में। वाजपेयी जी को भी कहना पड़ा, वो तो दुर्गा है। 72 इलेक्शन सारे असेंबली के इलेक्शन जीत गए थे। कौन सा इशू था? बांग्लादेश की क्रिएशन, वो इम्पैक्ट स्टेट असेंबली। और यहाँ पर नोटबंदी का इम्पैक्ट आप कहते हैं? अब नोटबंदी का इम्पैक्ट हर स्टेट में, हर घर घर पहुँच चुका है। ये ऐसा फैसला है, चाहे गरीब का घर है या अमीर का घर है, उसका नोटबंदी का असर ज़रूर पड़ा है। अब उसको लोग कैसे देखते हैं? कुछ लोग कहते हैं हाँ ये करप्शन और ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई है, ये तो बड़ी अच्छी लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, उनको तो पनिश नहीं किया जा रहा और हमें गरीब आदमी को लाइन में 4-4 घंटे खड़ा रहना पड़ गया और कैश नहीं मिली, अपना पैसा वापस नहीं मिला। जी। तो थोड़ी रंजिश भी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसके अगर पॉलिटिक्स या इकोनॉमी साफ़ हो जाती है तो अच्छा है। अब ये कौन जीतता है यूपी में खास करके, बाकी स्टेट्स इतनी बड़ी नहीं है, पर यूपी इज क्रूशियल, उसका असर अगले जाके 2019 पे भी पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू हैं नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। चुनाव से पहले केंद्रीय बजट पेश करने के फैसले का विपक्षी दलों ने विरोध किया है। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने इस मसले पर राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से दखल की मांग की। इन दलों का कहना है कि बजट में लोक लुभावन घोषणाओं से बीजेपी फायदा उठाना चाहती है, जो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। चुनाव आयोग ने इस मसले पर जल्द राय देने का भरोसा जताया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जब चरम पर होगा, उसी दरमियान 1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट पेश होना प्रस्तावित है, लेकिन विपक्षी दलों ने इससे ऐतराज जताया है। 16 दलों ने राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत चिट्ठी के जरिए की है। विपक्ष की मांग है कि 2012 की तरह आम बजट चुनावों के बाद ही पेश किया जाए।
चुनाव आयोग ने शेड्यूल दिया है, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, उत्तराखंड का, सीधा प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर। इसीलिए हमने राष्ट्रपति जी से भी आग्रह किया है, तमाम विपक्षी दलों ने और चुनाव आयोग से, कि इसको रोका जाए, चुनाव के बाद ही बजट आना चाहिए। These state elections have national implications. The union budget will have impact on the elections in these states. So one has to be realistic, practical. केंद्र ने जो बजट सेशन चुनाव के बीच में बुलाया है, तो जैसे 2012 में बजट सेशन टाला गया था, इसको भी टालना चाहिए। नहीं तो केंद्र सरकार घोषणाएं जो करेगी उससे जनता प्रभावित होगी और चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। दरअसल साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही स्थिति बनी थी, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट को चुनावों तक टालते हुए इसे 12 मार्च कर दिया था। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर जल्द ही अपना फैसला देने की बात कही है। See, the commission has received one representation, as you might have read in the public domain, sent by some political parties. And this representation is with regard to presentation of the budget. The commission is examining this representation and in due course of time will take an appropriate call on this. दरअसल सरकार ने इस बार बजट सत्र को करीब 1 महीने पहले ही बुलाने का फैसला किया है, जिसका मकसद लेखानुदान लेने के बजाय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही इसके प्रावधानों को लागू करना है। लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले इंटरिम बजट पेश किया जाता है, आज तक तो रुका नहीं है। 2014 के चुनाव से भी कुछ दिन पहले इंटरिम बजट पेश हुआ नहीं हुआ, हर चुनाव से पहले होता है, वो तो एक संवैधानिक आवश्यकता है। सीसीपीए ने राष्ट्रपति से बजट सत्र के पहले हिस्से के लिए 31 जनवरी से 9 फरवरी तक की तारीखों की सिफारिश की है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस बजट का चुनाव के दौरान लोक लुभावन घोषणाएं करने में दुरुपयोग कर सकती है। देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग इस पर कोई कदम उठाएगा। दिल्ली में कैमरामैन सुदीप्तो के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह दावे के बारे में नियमों के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। इधर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच सुलह का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी में चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश बुधवार को भी जारी रही। अखिलेश और मुलायम गुट में सुलह कराने के लिए राज्य सरकार में मंत्री आजम खान ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव समेत पार्टी के कई नेता भी मुलायम सिंह से मिले। संवाद का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। अगर संवाद का दरवाजा बंद हो जाएगा तो फिर बात बिगड़ने के सिवा कुछ नहीं है। तो कंफ्यूजन की राजनीति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात साफ साफ होनी चाहिए। जो भी बात तय हो वो बिल्कुल एक तरफा हो। मंगलवार को अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच कई घंटे तक बैठक हुई, लेकिन दोनों गुटों के अपने रुख पर अड़े रहने से कोई रास्ता नहीं निकल सका। हम भी जानते हैं कि कौन सा हथौड़ा कहाँ काम करेगा, कौन सा नट बोल्ट कहाँ लगेगा। इसलिए हालांकि हम चुनाव में जा रहे हैं, दोबारा लौटेंगे और सही जगह पर हथौड़ा और सही जगह पर नट बोल्ट लगाने का काम करेंगे। रामगोपाल यादव ने साफ किया है कि अखिलेश खेमा ही असली समाजवादी पार्टी है। अखिलेश के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाए, उसी पार्टी को, उसी समाजवादी पार्टी को वो समर्थन करें और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। चुनाव चिन्ह पर दोनों खेमों ने दावा किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने साफ किया है कि आयोग पुरानी परंपरा और नियमों के आधार पर फैसला करेगा। कमीशन सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत पुराने प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रख करके और निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे। कई महीनों से जारी कलह के बीच रविवार को लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और मुलायम सिंह को संरक्षक की भूमिका दे दी गई थी। शिवपाल यादव को भी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने इस अधिवेशन को असंवैधानिक बताते हुए रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया था।
पिता और पुत्र के बीच कोई सुलह नहीं हो पाई। हालांकि कोशिशें बहुत की गई कि कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला उभर कर सामने आए। अब जबकि चुनाव की घोषणा भी हो गई है, तब भी समाजवादी पार्टी में भ्रम की स्थिति बरकरार है। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में है। इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है तो वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी वापस लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में एक विचारधारा वाली पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें। और इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बयान जारी कर मायावती ने कहा कि बीएसपी सभी सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। एमके स्टालिन डीएमके की कमान संभालेंगे। चेन्नई में डीएमके के आम परिषद की बैठक में स्टालिन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। स्टालिन के पास पार्टी प्रमुख की सभी शक्तियां होंगी। आम परिषद की बैठक के बाद स्टालिन ने कहा कि वो नई जिम्मेदारी को भारी मन से स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह पिता और पार्टी प्रमुख करुणानिधि के खराब स्वास्थ्य को बताया। डीएमके के 60 साल से भी लंबे इतिहास में पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष पद बनाया गया है और इसके लिए पार्टी के नियमों में जरूरी बदलाव भी किया गया। हाल ही में सत्ताधारी एआईएडीएमके ने भी जयललिता के करीबी सहयोगी रही शशिकला को पार्टी की कमान सौंपी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और पार्टी के दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी ने आज पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। रोजवैली चिटफंड मामले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की कल गिरफ्तारी हुई थी। रोजवैली घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी भी सड़कों पर उतर आई है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक टीएमसी ने प्रदर्शन किया। हमारा अपराध यही है कि हम लोग हिंदुस्तान की जनता की आवाज उठाना चाहते हैं। अब डिमोनेटाइजेशन के बाद सारे हिंदुस्तान में जो आर्थिक हालात है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा चल रहा है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। वहीं दिल्ली में चल रही प्री बजट की बैठक का भी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बहिष्कार किया। The honorable finance minister's own colleagues of parliament from our party are today demonstrating because of the political emergency that seems to have happened at every nook and corner for every matter. पश्चिम बंगाल में बीजेपी दफ्तर के अलावा बीजेपी नेताओं के घर पर भी गुस्साए टीएमसी समर्थकों ने हमला किया। टीएमसी ने भी अपने नेताओं की गिरफ्तारी को बदले की भावना से किया गया काम बताया। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर गलत लोगों का साथ देने का आरोप लगाया। तो ममता दीदी अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से नहीं कर रही हैं। जिन्होंने गरीब को लूटा है, ममता दीदी गरीबों पर मरहम लगाने की बजाय जिसने गरीब को लूटने का काम किया है, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करके उनकी वकील बनने की कोशिश कर रही हैं। चिटफंड मामले में तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। मंगलवार को गिरफ्तार किए गए सुदीप बंदोपाध्याय को भुवनेश्वर कोर्ट में पेश किया गया। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। एनआरआई के साथ आम लोग भी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए रिजर्व बैंक के चक्कर काट रहे हैं। 31 दिसंबर को आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक सिर्फ एनआरआई और 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विदेश गए लोग ही अब नोट बदल सकते हैं। 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर के संबोधन में कहा गया था कि 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट नहीं बदलवा पाने वाले लोग शर्तों के साथ आरबीआई में 31 मार्च 2017 तक पैसे जमा करा सकेंगे। लेकिन आरबीआई के 31 दिसंबर को जारी सर्कुलर के बाद भ्रम पैदा हो गया है। दिल्ली स्थित आरबीआई दफ्तर पहुंचे आम लोगों के साथ एनआरआई को भी निराशा हाथ लगी है। 500 के 1500 के और 3000 है 4000 के चूहा ने काट दिया सर, पुराने नोट है। यहाँ पे क्या हुआ आज हुआ हमारा, इसीलिए मैं जा रही थी, मैं नहीं घुसने था, मैं जबरदस्ती जा रहे थे। 5000 रुपए अब ये बेकार हो चुके हैं,
पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया था कि 31 मार्च तक जो है ये एक्सेप्ट होंगे, और इस वक्त ये उनका प्रॉमिस जो है फॉल्स है। दरअसल आरबीआई के नए दिशा निर्देशों का लोगों को पता ही नहीं है। रांची में भी आरबीआई दफ्तर पहुंचे लोगों में गुस्सा दिखा। गरीब को ज्यादा परेशानी है, अमीर आदमी तो सब जमा कर चुके होंगे, लेकिन जो बाहर कमाने गए होंगे या जो बीमारी से तंग होंगे, हॉस्पिटल में होंगे, उनको समय नहीं मिला होगा जमा करने के लिए, घर में कुछ पैसा छूट गए होंगे, है ना, इस तरह में दिक्कत है। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री के संबोधन का बचाव किया है। पीएम ने स्पेसिफिक कहा था कि इसकी टर्म्स और कंडीशंस कौन कर सकता है, आरबीआई देगी। The word terms and conditions was a part of the PM's address. हर एक के पास 50 दिन की सुविधा थी और बड़ी से बड़ी मात्रा में लोग आ चुके हैं, तो परेशानी वाले तो बचे ही बहुत कम हैं अब। आरबीआई के 31 दिसंबर 2016 के सर्कुलर के मुताबिक रिजर्व बैंक के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और नागपुर कार्यालय में ही पुराने नोट बदले जाएंगे। पुराने नोट बदलने के लिए लोग बड़ी संख्या में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनमें भ्रम के साथ नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनके नोट नहीं बदले जा रहे हैं। उनकी शिकायत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च तक पुराने नोट बदलने की बात कही थी, लेकिन आरबीआई के नए सर्कुलर ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में कैरोन सुदीप्तो के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर देश के 44वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति ने आज उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस खेहर का कार्यकाल इस साल 27 अगस्त तक का होगा। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की 350वें प्रकाश वर्ष की कुछ खास तस्वीरों के साथ, और ये रिपोर्ट। कादरे हर का गुरु गोविंद सिंह, बेकसार यार गुरु गोविंद सिंह। कादरे हर का